सभी पूर्व सैनिकों को राम राम। देखिए आज 12 मार्च और धरने का 387 डेज। सदैव की बात ये हमारे जो है मांग उच्चतम न्यायालय के 3 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की कमेटी बनाई जाए, जिसका चयन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करे और उसके संदर्भ की शर्तें हमारी मांगे हों तथा वह 3 माह में अपनी रिपोर्ट दें। और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का हार्दिक अभिनंदन का बैनर और ये हमारी विसंगत टीम का बैनर और ये जंतर मंतर का नज़ारा। तो मैं सभी पूर्व सैनिकों को कहना चाहूँगा कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि जो हमारा धरना चल रहा है इसका जो है श्रेय लेने के लिए देखिए सरकारें, कांग्रेस अलग लगी है, बीजेपी अलग लगी हुई है। कांग्रेस का सैनिक प्रकोष्ठ अलग से लगा हुआ और बीजेपी का सैनिक प्रकोष्ठ लगा, और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके ने तो बाकायदा पेपरों में निकाल दिया, अरे सैनिकों का ये हो गया, सैनिकों का वो हो गया, सैनिकों का ये हो गया। अगर किसी का हो गया तो मुझे बताइए, हम क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? क्या पूर्व सैनिक का जो धरना ये चल रहा है जंतर मंतर पे, इससे बात करने के लिए कोई आया? और फिर एक बात है, केरला में आज एक अलग किस्म की राजनीति चल रही है, वो भी ओवरऑपी धरने पे। तो मिलते हैं गोपाल कृष्ण जी से और उनसे पूछते हैं। गोपाल सर राम राम। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये बताइए जो केरला में एक अलग किस्म का जो ओवरऑपी धरने के विषय में वो चल रहा है, तो क्या आप उनकी जानकारी देंगे? वो कौन लोग हैं जो लोगों पूर्व सैनिकों को भ्रमित सा कर रहे हैं? सर, सबसे पहले आपका चैनल को बड़ा धन्यवाद। देश भर में जो पूर्व सैनिक बैठा है, जो हमारा जो जंतर मंतर का जो हालात को हर रोज़ सुनने के लिए तैयार बैठा है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, उनके लिए सबको नमस्कार कर रहा हूँ। और ये आपने सवाल पूछा है, एक तो मेरा पहले ही बता रहा हूँ, एक तो राजनीति के ऊपर मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी पूर्व सैनिकों के बीच में जो राजनीति आया हुआ है, 1 साल से हमने यहाँ पर देखा। यहाँ पर हमारा आंदोलन कंटिन्यूस चला था। 1 साल के अंदर कई जो स्टेट से हमारे पास यहाँ पर पूर्व सैनिक आए थे। जैसे मान लो जो हमारे पास हमारे देश में 28 स्टेट्स है, राज्यों है हमारे पास, और 8 केंद्र शासित जगह भी है। तो हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप से भी हमारे पास यहाँ पर लोग आए थे। यहाँ पर हमारा मंच को संभाल के मतलब 3 दिन यहाँ पर रह के गए थे, वो भी हमको सहयोग किया था। नॉर्थ ईस्ट से भी लोग आए थे और ज़्यादा लोग यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और अपना हिमाचल और जम्मू कश्मीर यहाँ पर आके अपना सहयोग करके भी गए। और चेन्नई से भी लगे हैं हमारा जोवा, हमारा प्योर है, मतलब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का उसी बायलॉस के हिसाब से उन्होंने अपना राजनीतिक और अफसरों को बाहर करते हुए अपना संगठन बनाया है, वो भी हमारे साथ में सक्रिय होकर काम करता है। अब रह गया, आपने जो एक सवाल पूछ रहा है जो केरल का, हमने देखा हमारे एक राजीव चंद्रशेखर है जो केंद्र का मिनिस्टर है, भाजपा से है और वो एमपी है प्रेजेंट। अब हमें सुनने में आया था 2024 का जो चुनाव में वो मतलब बीजेपी का टिकट में वो केरल का त्रिवेंद्रम से वो अपना चुनावी मैदान में आ रहा है, तो उनका चुनाव का प्रचारण हो रहा है एक तरह से। तो हमारा पूर्व सैनिक उसको प्रचार भी कर रहा है। तो आपको खुद ही पता है, 2-3 दिन पहले करीब 1 हफ्ते के अंदर हमारे पास एक ऑडियो मिला था केरला भाषा का। एक ने एक ऑडियो डाला, उन्होंने ये कहा जो जंतर मंतर में जो बैठा हुआ है, घुसपैठ करके बैठा हुआ है, आतंकवादी बैठा हुआ है। हमारे एक पूर्व सैनिक ने कहा है जो इसलिए वहाँ का बारे में आप गलत प्रचार हो रहा है, जो कि वहाँ पर जो क्या बोलता है खालिस्तान उग्रवादी बैठा हुआ। तो देखो, मैं तो खालिस्तान उग्रवादी इसका मतलब। और उसी जैसा जो हमारा जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी यहाँ पर ये 1 साल से बैठा है, तो 1 साल से इनको बैठने के परमिशन देना और जेल में ना बंद करना, और 500 मीटर दूरी पर हमारा जो पार्लियामेंट होते हुए भी, हमारा राष्ट्रपति होते हुए भी जो हमें चुपचाप 1 साल से छोड़ कर रखना, जो कि हम आतंकवादी होते हुए
इतना बड़ा खतरा, अभी जो खुफिया विभाग जितना भी है सब फेल, ऐसे जैसे एक एक्सर्विसमैन का ही बॉडी होता है। अब जो आपने ये सवाल पूछ रहा है तो मेरे पास ये याद आया, जो राजीव चंद्रशेखर के बारे में जो एक डॉक्यूमेंट्री तैयार हो गया करीब 30 मिनट का है, वो उसी के अंदर व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर उसी व्यक्ति ने डाला था। तो एक बात है, राजनीति किसी का भी हो, वो एयर कमांडर का बेटा है, आर्मी का, एयरफोर्स का एक अफसर का बेटा है। तो आप सब जानते हो अफसर लोग भी अपना अफसर का बेटे को आगे ले जाने के लिए क्या क्या करता है। हो सकता है वो जो जिसने उनका हाथ में वो वीडियो मिला है, किसी अफसर ने उनको दे दिया होगा, आप अपना जो ग्रुप में डालो। उसके बाद जंतर मंतर में जो आंदोलन 1 साल से जो चल रहा है उसको नेगेटिव करके बात कर लो करके उनको बोला है, तब उसने बोला जंतर मंतर में जो बैठा हुआ है वो पूरा आतंकवादी है। और जो राजीव चंद्रशेखर का जो वीडियो उठा कर डाला, उसका इतना प्रचार उसी ने ही कर रहा है, उसी ने ही डाला उसके अंदर, उन्हीं के लेवल में। उनके पास वो किसी अफसर ने दे दिया होगा। तो हम ये नहीं बोल रहा हूँ, राजनीति है, 2024 का जो अपना घोषणा भी होने वाला है, अभी सरकार भी बनेगी। हमारा तरफ से तो प्रधानमंत्री की कुर्सी में, रक्षा मंत्री की कुर्सी में या राष्ट्रपति की कुर्सी में, होम मिनिस्ट्री की कुर्सी में कोई भी बैठने तो एक्सवाइज है, हमें कोई मतलब नहीं है। बीजेपी बैठे, कांग्रेस बैठे और बैठे, मोदी साहब बैठे, राहुल साहब बैठे, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो देश का पूर्व सैनिक है, हमें उस कुर्सी खाली नहीं रहना चाहिए। उस कुर्सी पे हिफाजत के साथ जो भी बैठे सवाल हम उनसे पूछेंगे। सवाल तो हम पूछ ही रहा है, 1 साल से पूछ रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव कोई भी ऐसे नहीं है। राजीव चंद्रशेखर 2013 में कोश्यारी कमेटी लाया, इसके अंदर बोला, उन्होंने भी इसके अंदर बोला। कोश्यारी कमेटी में ये भी एक रूलिंग है, जो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, केंद्र गवर्नमेंट का किसी भी डिपार्टमेंट के लिए OROP लागू नहीं है। OROP केवल सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर रैंक तक ही लागू है। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई रैंक को, अगर कोई भी डिपार्टमेंट को कोई अधिकारी को ये लागू नहीं है, जो कि वो 58-60 की उम्र में पेंशन आता है। वो कोश्यारी कमेटी के अंदर जो भी लिखा है उसके खिलाफ हमारा OROP 1 और OROP 2 निकल के आया। हमारा जो ऑथराइज एक वर्ग को उसके अंदर OROP नहीं मिला, हमारे JCO रैंक को। हमारे JCO रैंक में एक सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन का भी एक रैंक लेकर आया, 20 साल हो चुका है, उसके लिए कोई टेबल तक नहीं बनाया। और उसके बाद 2014 के बाद जो प्रीमेचर रिटायरमेंट का नाम लेकर एक टीम को तो वंचित करके रखा। जो राजीव चंद्रशेखर जी ने OROP के लिए बहुत कुछ किया करके हमारा पूर्व सैनिक उसके ऊपर प्रचार कर रहा है। हमने उसके अंदर देखा, उसके अंदर करीब 4 लाख से भी ऊपर व्यूअर वो क्रॉस कर चुका है। मलयालम भाषा में है तो व्यूअर पूरा मलयाली लोग ही होता है, बाकी कोई स्टेटों को बारे में उसका जानकारी नहीं है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर चुनाव आता है तो कांग्रेस सोचता है हमारा टिकट किसको देना। आपने पिछला चुनाव में आपने देखा 2019 में कांग्रेस का जो मेन लीडर राहुल गांधी को उन्होंने अमेठी में टिकट ना देते हुए उनको लेके जाके केरला में रख दिया, जो कि तब वो एक MP है आज, ठीक है। नहीं तो वो MP का सीट भी नहीं मिल सकता था, इसलिए बड़ा प्लानिंग था 2019 वायनाड से लड़ा। उसके बाद वायनाड के लोग और केरला के लोग बोलते हैं वो तो पिकनिक मनाने के लिए, पिकनिक के लिए MP कभी कभी आके जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक्सेसेट उसके लिए हम ये नहीं बोलें। अभी जो राजीव चंद्रशेखर जो बीजेपी का टिकट लेके अब इनको ले जाके अभी त्रिवेंद्रम में रखा, अभी ये ट्रेंड है। अब वो चुनाव लड़े, वो मिनिस्टर बने, हम उसके पीछे नहीं है, लेकिन हमारे लिए कुछ किया है करके अगर वो बोलता है, अगर उसी के बारे में जो झूठ का जो एक्सर्विसमैन उसके साथ में जो पार्टी के नाम लेके जो कर रहा है, उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है जंतर मंतर में 1 साल से उन्हीं के साथ में नौकरी किया हुआ लोग यहाँ पर कैसे बैठा हुआ है, हम लोगों के साथ में क्या क्या बर्ताव हुआ है। यही बीजेपी सरकार है, अभी तक यहाँ मुड़ के नहीं देखा है, ठीक है। उनको मुड़ के देखना चाहिए था। राजीव चंद्रशेखर कम से कम बुलाना चाहिए था, कभी बुलाया नहीं है। जो कि जो चुनाव आता है तो वोट लेना है, तो 4 लाख से ऊपर व्यूअर उसके लिए कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स भी लिख रहा है, कुछ लोग पॉजिटिव भी लिख रहा है। तो मैं उनको कह रहा हूँ देखो, चुनाव है, राजनीति का सबसे तरीका, अगर किसी को अगर जीत हासिल करना है, उनका टिकट केरला में दे दो, वहाँ पर वो जीतेंगे। ये हमने 2019 में देखा है, लेकिन हमारे लिए कुछ किया नहीं। दूसरी बात है सर, मैं XY से किसी पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर भी हमने देखा सर, वो अपना रोहित चौधरी साहब है कर्नल, चुनाव का टाइम आ गया, वो एक टोपी लगा के OROP के बारे में बोल रहा है, MSP के बारे में वो बोल रहा है।
जो कि हमने यहाँ पर भी देखा है, वो अग्निवीर के पीछे उनको पुलिस अरेस्ट करके भी लेके गया है। बहुत प्रचार हो रहा है। अग्निवीर का प्रॉब्लम कब हुआ था आप ये देखो। अग्निवीर का प्रॉब्लम जो 3-4 साल पहले निकल गया, जो 2019 में सरकार बनने के बाद जो बच्चे लोगों को जो उन्होंने हॉल टिकट दिया है वो को उन्होंने अग्निवीर की तरफ से दे दिया, तो उन्होंने उसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। कोई सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे होता है, सरकार का जो काम है सरकार से उसका जवाब मांगता है, सरकार जवाब टाल मटोल करके देंगे, नहीं तो प्रचार करके देंगी। तो सरकार कह रहा है तीनों सेना प्रमुखों ने रेकमेंड किया है, सेना हमसे रेकमेंड किया है, बहुत अच्छा है, युवा के लिए बहुत अच्छा एक प्रक्रिया है अग्निवीर का, अच्छा ही अंग गिनाया जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला नहीं किया, तो बच्चों को भविष्य खराब। अब वो यहाँ पर आके धरना दे रहा था, कई बार धरना दे रहा, 3-4 साल से धरना दे रहा है। उस टाइम पर रोहित चौधरी साहब इस जगह पर हमने नहीं देखा। मैं आपको राजनीति बता रहा हूँ और कुछ नहीं। हमने 1 साल से हम बैठने की वजह से इस जगह पर क्या हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो रोहित चौधरी साहब उसके लिए 3 साल से 4 साल से मैदान में नहीं था। अब 2024 अभी आ गया, 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाला है, तो कुछ सीट लेना है, किसी को कुछ सीट दिलाना है, तो वो मैदान में उतर गया। अब वो बच्चों को याद आया, अब उनको एमएसपी का याद आया। एमएसपी के ऊपर जो सीपीसी का जो रिकमेंडेशन करते टाइम पर यही अफसरों ने रिकमेंड करते थे उस टाइम पर, जैसे जवान को ये दे दो, एमएनएस को ये दे दो, फलाना को ये दे दो, ये बात निकल के आ रहा है। तो रिकमेंड ही नहीं किया है तो सरकार कहाँ से देंगे? तो ये अभी उनको याद आ रहा है, अब उनके पीछे कुछ लोग रह गए। तो हम लोग ने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने उनके साथ में लगा हुआ जो दल, कई दल जो है, इन्होंने एक निर्णय लिया है हमारा आंदोलन के अंदर, जो हम कभी भी राजनीति और अफसरों को नहीं लाएंगे, क्योंकि हमको उनसे ऊपर कोई ऐसे विरोध नहीं है। लेकिन हमारा जो आंदोलन है उसके अंदर उनको लाएगा तो कुछ लोग आम आदमी पार्टी में बढ़ जाता है, कुछ लोग मार्क्सिस्ट में बढ़ जाता है, कुछ लोग बीजेपी में बढ़ जाता है, कुछ कांग्रेस में चले जाता है। हमारा एक्सर इसमें को बांटता है, तो हमें इस आंदोलन में बांटना नहीं चाहता। हमारा अफसर को भी आपने देखा होगा, कई जो अफसर कई दल में रहता है, कई राजनीतिक पार्टी में रहता है, लेकिन हक मांगने वाला बात आता है तो उनका यूनाइटेड एक होकर सरकार के सामने फाइल रखता है और सारे पार्टी उसके लिए मदद करता है। ठीक है, सत्ता पार्टी में मदद करता है, विपक्ष में मदद, ये नहीं बोलता है यार तुम हमारा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसमें एकता है। लेकिन हमारा में ये ऐसे बटा हुआ है, राजनीति तो पता ही नहीं है, जो कि फौज में रहते टाइम पर राजनीति होता नहीं है हमारे साथ में, लेकिन बाहर आने के बाद सीखा हुआ राजनीति है ये। तो जो कहना मतलब यही है, राजनीति जो अपना रोहित चौधरी साहब ये कर रहा है, और हमारा इसी जगह पर भी आपने खुद देखा दिल्ली वेटरन्स का जो हमारा नेता है सुरेंद्र पहलवान, उन्होंने एक अलग मंच बना कर दूसरी जगह पर बैठा था, राजनीति के पीछे ही थे। राजनीति यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ भी राजनीति को भाषण नहीं देंगे। हम हमारा हक मांग रहा है, और किसी खास पार्टी का नाम लेकर किसी खास पार्टी के पीछे वार करने वाला जगह ये नहीं है। हम पूर्व सैनिक हैं, इसी के पीछे उनको जो थोड़ा कुछ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का लेवल में वो नहीं आ रहा है, तो उन्होंने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को तोड़ने के लिए उन्होंने यहाँ पर दूसरा मंच बनाया। हर रोज 2-2 आदमी के लेकर आके बिठाते थे, भाषण देते थे। तो उस टाइम पर उन्होंने उनका भाषण मैंने सुना, क्योंकि हम 1 साल से रहता ना, तो वो भाषण दे रहा था। हम वीके सिंह साहब का साथ में मेरा फोटो देखा, जो मेरे को जनरल बख्शी साहब का साथ में मेरा फोटो देखा, और अफसरों का साथ में फोटो देखता है तो ये लोग भड़क जाता है मैं राजनीति है, हम कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, उन्होंने बोला। उस टाइम पर हम भी सोच रहा था बात तो सही होगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का जो ये अब उन्होंने ये भी क्या कर दिया, जो आम अपना एक हमारा ये आंदोलन को तोड़ने के लिए वीर बहादुर सिंह का जो सोसाइटी, वॉइस सोसाइटी, दूसरा एक मंच बनाया था, और रामलीला मैदान में भी उन्होंने धरना दिया। उसी में हमारा यही दिल्ली वेटरन उसका साथ में थे, रिवाड़ी में धरना दिया तो उनका साथ में। उसके बाद हमारा फेक फेडरेशन बना था, वो बाद में उनका साथ में आ गया। तो हमने ये सब देखा। अभी जो AICC का एक नोटिस देखा हमने, उसी के अंदर ऊपर चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है, जिससे हमारा कर्नल रोहित चौधरी के साथ में जो AICC का जो लेटर में है उनका नाम है। तो कोई बात नहीं, उनको पर्सनली है, वो राजनीति में क्यों जा रहा है ये नहीं, लेकिन उन्होंने पहले यहाँ पर जो भाषण दिया मैं उसको ऊपर आ रहा हूँ, क्यों यहाँ पर फिर झूठ क्यों बरसाया। तो हमारा जो नेतृत्व करने वाला आदमी, जो हमारा सबका सैनिक कमेटी कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो उन्होंने यहाँ अग्निवीर के खिलाफ यहाँ पर 1 महीना पहले एक धरना हुआ था। उस धरना में स्टेज में खड़ा होकर जो यही AICC
जो कोऑर्डिनेटर जो सुरेंद्र पहलवान ने भाषण दिया, हमने ये भी देखा। और जनरल सतबीर सिंह साहब का जो टीम एक वो टॉयलेट के पीछे बैठता है, वो भी टीम यहाँ पर आके उनको मतलब उनके साथ में समर्थन दिया, हमने ये भी देखा। अब मैंने 3-4 दिन पहले देखा है वो कांग्रेस को फिर छोड़ दी, अब वो आम आदमी जो अपना बीजेपी के साथ में मंच में वो धरना देते हमने देखा। तब अभी जंतर मंतर का आंदोलन के बारे में वो बता रहा है, उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको ये कर दिया। अब हमारा पक्ष में बात करते हुए भी हमने देखा, जो कि बीजेपी भारतीय जवान किसान पार्टी है, थोड़ा कुर्सी यहाँ का नाम है। तो ये एक राजनीति है। आपको ये भी बता रहा हूँ, उत्तराखंड के अंदर 2 दिन का पहले एक रैली देखा हमने, लोगों ने इकट्ठा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जिला सैनिक कल्याण विभाग द्वारा वहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर रहा है, टेलर मिशन दे दिया लेडीज को, जैसे हमारा पुरुष सैनिक वीर नारियों को एक टेलर मिशन दे दिया, सिलाई मिशन। यार भेदभाव कितना हमारे साथ में। अफसर का डेथ हो जाता है तो उनको वाइफ को उन्हीं का सेम परसेंटेज के ऊपर उनको पेंशन दे रहा है, और जवान जेसीओ का डेथ हो जाता है तो उनको वाइफ का आधा पेंशन दे रहा है। यही समानता का मांग हमने यहाँ पर किया, लेकिन उसको ऊपर वहाँ पर नहीं है, टेलर मिशन में देखिए। और उसके बाद जो भेदभाव बना कर रखा है, हम लोगों ने क्या कुछ मांगा है, जो सेना के अंदर और गुलामी प्रथा आज भी चल रहा 75 साल से, उसको ऊपर हमने सवाल उठाया है, उनको उसी के बारे में कोई चिंता नहीं है। और कैंटीन CST के अंदर जो भी हुआ है उसमें कोई चिंता नहीं है। जो देहरादून के अंदर अफसरों के लिए एक अलग से कैंटीन बनाया करके यही एक्सर्विसमैन के ऊपर केस दर्ज किया है, आज भी वो केस खारिज नहीं हुआ है, ये भी इन्होंने देखा। तो अफसर का बेटा राजनीति में उतरता है, उसका प्रचार करने में अफसर का जो अभी देखो राजीव चंद्रशेखर की बात मैं बता रहा हूँ, देखो अगर एक फौजी अफसर का बड़ा अफसर का बेटा बनकर अगर जन्म लिया है, जब वो गोद में आता ना तब वो उसको पालने वाला काम एक सेवादार करता है। सेवादार का हाथ से पाला है, सेवादार का हाथ से पल के वो आगे निकल के आया है। जब तक उनको फादर जो कमांडर के नाम पर अफसर का नाम पर रहता है, मरने तक उनका घर पे सेवादार रहता है। इसलिए हमारे लिए वो भेड़ बकरी है। राजीव चंद्रशेखर के लिए हम तो भेड़ बकरी है। अगर उनको मन पे अगर जेसीओ जवान का इस आंदोलन दिखाई दिया होने से, वो 2013 का कहानी बोल रहा है, तो ये हम लोगों ने 1 साल से बैठा हुआ है। अभी तक सरकार ने हमारे खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया, लाठीचार्ज करने के लिए आदेश दिया, जेल में बंद करने के लिए आदेश दिया, हमारा लोगों को लगा के हमारा टांग खींचने के लिए आदेश दिया। आज भी वही कर रहा है जो कि केरल में शुरू हो गया ये बात। तो मैं कह रहा हूँ, केरला का जो लोग है वहाँ पर राजनीति एक अलग तरीक़े से चलता है। जिसके लिए अगर राजनीति का सीट चाहिए, उनको केरला में लेके जाके खड़ा कर दो, वो जीतता है। हमने देखा भी, हमें XYZ कोई भी पार्टी वाला कहीं भी जगह पर जीतने दो। हमारा आंदोलन आज भी जारी है। हमारा आंदोलन इसलिए जारी है, हमारा मांग सरकार के सामने रखने के बाद भी हमने जो अपना मेमोरेंडम्स को सारे कलेक्टर द्वारा भेजा है, हम लोगों ने तहसीलदार द्वारा भेजा है, सारे MP के द्वारा भेजा है। इतना करने के बावजूद भी एक जुडिशरी कमेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है वर्तमान सरकार। और वर्तमान सरकार के MP को लेके इतना प्रचार कर रहा है, वो फौजी का बेटा है करके। इसी जैसा फौजी का बेटा, ये तो फौजी का दामाद, सब मैदान में उतर के आ जाएंगे। आपको प्रचार करने के लिए बहुत मौका मिलेंगे, आप प्रचार करते रहना है। आपका हक मांगने के लिए जो जंतर मंतर में 1 साल से जो बैठा हुआ है, उनको ऊपर आप नज़र मत लगाना। और जब मौका मिलता है, उनका जुबान से आप तोता का जो बता के बेचता ना, उसी जैसा आप यहाँ पर आतंकवादी बैठा हुआ है, यहाँ उग्रवादी बैठा हुआ है, यही प्रचार करते रहना। आपको अपना हक लेने का कोई तरीका तो पता नहीं है, लेकिन इसी के अंदर जो पॉजिटिवली जंतर मंतर का आंदोलन देखने वाला कई कमेंट्स मैंने उसके अंदर देखा। हम उसको ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोग अपना प्रचार को आगे लेके जाइए। 4 लाख लोग, 3 लाख लोग मलयालम भाषा में इसको देख रहा है। वैसे केरला के अंदर देखा जाएगा तो जो पूर्व सैनिकों का गिनती, सैनिक और पूर्व सैनिकों की गिनती करीब 3 लाख है, लेकिन 4-5 लाख तक व्यूअर देख रहा है राजीव चंद्रशेखर का। राजीव चंद्रशेखर को जिता के सत्ता में लेकर आइए। हम तो ये नहीं बोल रहा हूँ, हम तो किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने जो भी बता रहा है, पूर्व सैनिकों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया आज के डेट तक। और सरकार के साथ में मिलके हमारे को तोड़ने का कोशिश किया है, हमारे को उखाड़ने की कोशिश किया है। यही है मेरा मैसेज।
जो कि ज़्यादा मेरे को राजनीति आता नहीं है, लेकिन पूर्व सैनिक रहते हुए एक सैनिक का दिमाग से जंतर मंतर का आंदोलन के साथ में हमने देखा हुआ राजनीति मैं आपके सामने रखा है। आपको जो अच्छा लग रहा है, अगर आपको बुरा लग रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जय हिंद। तो मैं सभी पूर्व सैनिकों को कहना चाहूँगा, देखिए जो है JCO वार्स के लिए जो किया जाता है वो बिल्कुल शून्य के बराबर होता है, क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा है, लेकिन काम भी तो देखिए यूनिटों के अंदर, बॉर्डरों के अंदर सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? हम ही लोग करते हैं ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने ज़मीर, सोए हुए ज़मीर को आज जगाइए। और देखिए अब ये जो इलेक्शन का समय आ गया है, तो ये जो कहीं पेपरों में, कहीं ये कटिंग में और वो कहीं वो दिखाएंगे, मैं राजनीति के उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि जो आपके जो आप हर चीज़ को ख़रीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, उसका बड़ा मिसयूज़ भी होता है। कोई भी सत्तारूढ़ दल हो वो दूसरे विपक्षी दलों को ज़रूर बोलेगा कि ये भाई ऐसा ऐसा है, लेकिन वो भी वैसे का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली है। आप यहाँ आएंगे तो आपको सब पता लग जाएगा, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी। नमस्कार, जय हिंद। मैं जंतर मंतर से विजय कुमार, गोपाल कृष्ण जी के साथ सभी पूर्व सैनिकों को राम राम।